चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए जुड़ जाइए। क्लास 10th के ये सीरीज दूसरा है और टेस्ट सीरीज ये चल रहे हैं। इसमें साइंस के सभी चैप्टर से आपके लिए 30+ प्रश्न लिए गए हैं। देखना ये है कि आप इस प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। और जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 2025 के क्लास 10th के एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो इसको देखिए। आप लोग जो पढ़ाई किए हैं वो उसमें क्या ऐसा प्रश्न आपको पढ़ने के लिए मिला है। तो ये साइंस के हो गए 2025 टेस्ट सीरीज 2 हो गए और क्लास 10th के इम्पोर्टेंट एकदम परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए आ जाइए, फर्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या पूछ रहा। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। तो जल्दी से सोचिए, उत्तल लेंस पहले किसको कहते हैं। वैसी लेंस जिसकी बीच की सतह पतली और किनारे की सतह पतली और बीच की मोटी हो, उसे कौन लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किसको कहते हैं, बीच का भाग पतला हो और किनारे का भाग मोटा हो, उसे कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लेंस सूत्र क्या कहता है, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र क्या कहता है, दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। चलिए प्रश्न पे आ जाइए। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे जो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर के आकार का बनेगा। 2f पर, f पर, प्रकाशीय केंद्र पर, या 2f एवं f के बीच में। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 2f पर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए 2 नंबर प्रश्न आइए। 2 नंबर प्रश्न आइए जल्दी से। लेंस क्या प्रश्न पूछ रहा है, लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है। डायोप्टर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर। तो जो लेंस की शक्ति है उसकी एसआई मात्रा क्या होती है, डायोप्टर होती है। ठीक है, तो लेंस की शक्ति मापा जाता है डायोप्टर में, जिसे डी से संकेत किया जाता है। डी से संकेत किससे करते हैं, डी से करते हैं। और पी से हो गया पावर, यही ना शक्ति। तो क्षमता क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, सूत्र 1/f होते हैं। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, और ये पी ही रहेगा। एफ को अर्थात ये फोकस हो गए, तो फोकस दूरी को किस में मापते हैं, लेंस की फोकस दूरी को किस में मापते हैं, तो मीटर में मापा जाता है। तो ये मीटर हो गए, तो ये P बराबर क्या हो गया, मीटर इनवर्स 1। अर्थात लेंस की जो क्षमता होंगे वो मीटर इनवर्स 1 में भी मापा जाएगा, मीटर इनवर्स 1 में भी मापा जाएगा। अच्छा जल्दी से बोल दीजिए। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से इस सबको बताइए, तो जल्दी से बताइए। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सब सभी एसआई मात्रक आप याद रखें। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। विभवांतर को किस में मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। विभवांतर को, प्रतिरोध को किस में मापते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, ओम होता है। चलिए लास्ट है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है, प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ये सब VVI इंपॉर्टेंट है क्लास 10th की एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं ना, तो एक क्वेश्चन नहीं अनेकों क्वेश्चन इसी प्रकार आपको याद करवाए जाएंगे। ठीक है, तो लगातार बने रहिए बस इस परिवार के मेंबर के साथ। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। देखिए ये प्रश्न बोला जा रहा है, जब प्रिज्म
जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में विभक्त होती है? 5, 6, 7। कितने रंगों में विभक्त होती है? तो 7 रंगों में विभक्त होती है। ये हो गए हमारे प्रिज्म, ठीक है। और जब इस 7 रंग में जो घटना घटा, इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश का विचलन। तो ये जो 7 रंगों में घटित जो विभक्त हुआ उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना कहते हैं। और ये कितने रंग में बटा? 7 रंग में। और ये 7 रंग का ट्रिक हम क्या बताएं आपको? बैजानी, बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। बैजानी, नीचे से चल देना, बैजानी पिनाला, ठीक है। सबसे ज्यादा तरंग है लाल रंग का, कम तरंग है बैगनी रंग का, ज्यादा झुकाव बैगनी रंग का, ठीक है। ये है प्रकाश के प्रिज्म, ठीक है। और ये प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है, ठीक है। तो और देख लीजिए, और इसमें आ जाइए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम और दूसरा नियम, इसका भी पहला नियम और दूसरा नियम, जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण प्लस अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब। चलिए सुन लीजिए, सुन लीजिए सिर्फ आप। प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम, आ रही प्रकाश की किरणें को आपतित किरण, तो आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु जो है वो आपतन बिंदु पर ही मौजूद होंगे। और दूसरा जो है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, कोण आई बराबर कोण आर हो गया। ये प्रकाश के प्रवर्तन का नियम हो गया। और अपवर्तन का नियम क्या कहता है? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर ही हो। और दूसरा नियम इसका कहता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, ये अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब प्रकाश के विचलन मतलब मुड़ने की घटना को प्रकाश के विचलन कहते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या कहा जा रहा है? प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो नहला, जुआ खेले हैं, नहला पर दाहला, नहला इसका ट्रिक होता है, ठीक से याद रख लीजिए, ठीक से याद रखिए। नहला, न से नीला, न से नीला, ह से हरा और ल से लाल, इसी से मिलके बना क्या? नहला। और यह 3 रंग ही, यह सिर्फ 3 रंग को ही प्राथमिक रंग कहा जाता। नीला भी होगा, हरा भी होगा, लाल भी होगा और इनमें से सभी। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 4 का आंसर इनमें से सभी। चलिए 5 नंबर में चलिए। 5 नंबर प्रश्न थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा मिल गया, हम पढ़ देते हैं। कह रहा 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम को, 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो इसका प्रतिरोधकता क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में जो R निकलते हैं वह R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn होता है। ये श्रेणी क्रम का सूत्र हो गया। समानांतर क्रम का होता है 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा Rn। तो समानांतर क्रम नहीं, श्रेणी क्रम लिया है ना, तो सूत्र हम ऊपर वाला लगाएंगे। और R बराबर निकलेगा क्या? तो R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 2 ओम और R3 का मान 3 ओम। तो R बराबर 2 1 3, 3 2 5 1 6, तो R बराबर 6 ओम निकल गए। अर्थात इसकी प्रतिरोधकता कै ओम हो जाएगी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 ओम। चलिए आगे चलिए। ओम क्या पूछ रहा? ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? देखिए ओम बराबर, ओम का नियम से क्या निकलता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर या I बराबर V बटा आर, I बराबर V बटा आर या R बराबर V बटा आई। ये तीनों चीज आप देख सकते हैं। चलिए तो किसका मान अचर रहता? अचर मतलब बदलता नहीं, जब चालक का तापमान नियत रहे,
विद्युत धारा का मान नियत रहे, चालक और प्रवाहित विद्युत धारा का मान नियत रहे, प्रतिरोध का मान नियत रहे। जल्दी से सोचिए तो क्वेश्चन कितना है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, तो फटाक से इसका आंसर सोचिए कि 6 का क्या होगा, 6 का क्या होगा। जब बोला जाता है ना कि देखिए ये क्या पूछ रहा है, अचर रहेगा ओम के नियम से, तो हम इस पे ही फोकस करेंगे ना, V बराबर आई आर। जब चालक का तापक्रम, इसमें V बराबर आई आर में कहीं पर T का जिक्र किया है, तापमान का नहीं किया, तो इसीलिए बोला जाता है जब चालक तार का तापक्रम अगर नियत रहेगा ना, तो जो ओम के नियम में कभी बदलाव नहीं होंगे। लेकिन जैसी तार अगर गर्म हो जाएगा, तो तार गर्म होते ही तापमान अगर बढ़ गया तो प्रतिरोध घट जाएगा। और जैसी वह चालक है, तो चालक में जैसी प्रतिरोध, देखिए चालक का रूल क्या होता है, समझिए हमारी बातों को। चालक तार में अगर ताप बढ़ गया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, धारा का मान घट जाएगा। देखिए ताप पर खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसीलिए ये जो जब ताप अगर नियत रहेगा ना, तो ओम के नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। ये प्रश्न ये पूछ रहा था, ठीक है। चलिए 6 का एक सही। 7 में चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आइए, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर या इनमें से सभी। तो विद्युत परिपथ में जो प्रवाहित धारा का मान है अर्थात आई है, उसे मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है एकदम। VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, ये सब प्रश्न को आप ध्यान रखिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न, चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, 8 नंबर, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, उष्मीय प्रभाव पर। बिजली घंटी जो लगे होते हैं ना घरों में, टिड़िंग टिड़िंग करता है, रासायनिक प्रभाव पर या चुंबकीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं, तो ये तो छोड़ ही दीजिए। तो जो बिजली का घंटी है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न आइए सर, 9 नंबर प्रश्न आइए। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। देखिए नाभिकीय अगर अपार ऊर्जा हमें चाहिए तो इसके लिए क्या चाहिए, हीलियम चाहिए, क्रोमियम चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए या यूरेनियम चाहिए। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा जो सबसे ज्यादा हमें मिलेगा वो यूरेनियम से मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रही है ना, टेस्ट सीरीज आपको समझ में आ रहा है ना जी। चलिए 10 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, O2 है, ऑक्सीजन ये अमोनिया हो गया NH3, N2 नाइट्रोजन हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। बोलिए ग्लोबल वार्मिंग, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग की मात्राएं बढ़ेगी, तो वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इसका 10 का भी आंसर हो गया। चलिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता, 8 होता है जी। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता, जल्दी से बताइए, 7 होता। नाइट्रोजन का संयोजकता बताइए, संयोजकता जल्दी से बताइए। तो ये 2 और 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 5, और 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसीलिए इसका 3 संयोजकता हो गया। इसका बताइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए जल्दी से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएंगे। अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब न संयोजकता आप निकालिएगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसीलिए और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना हो गया। चलिए अमोनिया है NH3 का परमाणु भार बताइए, जल्दी से बताइए, तो परमाणु भार बताइए। तो नाइट्रोजन 7 में है तो इसीलिए इसका हो गया 14, और हाइड्रोजन का 3 गो है और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 14 और 3 इकाई 3, 14 और 3 17। अमोनिया का अणुभार कितना हो गया, परमाणु भार 17 हो गया। चलिए CO2
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किससे किससे मिल करके बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से मिल करके बना हुआ CO2। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 11 में चलिए, 11 प्रश्न में चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलता है तो H2O बनता है ना जी, तो उसी में जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको अभिकारक कहते हैं या उत्पादक कहते हैं या दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे, और भाग लेने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको उत्पादक कहेंगे, उसको उत्पादक कहेंगे। यहाँ भाग लेने की बात कह रहा था, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिकारक, अभिकारक। चलिए 12 नंबर प्रश्न, चलिए क्या पूछा? 12 नंबर प्रश्न, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाएगा? तो ये रहा मैग्नीशियम और ये रहा ऑक्सीजन। चलिए Mg प्लस ऑक्सीजन संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न आइए 13 नंबर। क्या पूछ रहा? टूथपेस्ट कैसा होता? अम्लीय होता, क्षारीय होता, उदासीन होता। चलिए उदासीन का पहले हमें आप पीएच मान बता दीजिए। तो उदासीन का पीएच मान 7 हो गया। अम्लीय का पीएच मान बताइए। तो अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता, 7 से कम होता। चलिए क्षारीय का पीएच मान बता दीजिए। 7 से ज़्यादा होता, ज़्यादा होता है। चलिए ये पीएच मान का खोज किसने किया? सोरेनसन, सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल का खोज किया गया, पीएच स्केल का खोज किया गया। ठीक है, चलिए अब ये जो टूथपेस्ट है जिसको ब्रश सुबह सुबह कॉलगेट जो कहते हैं, वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है? तो वह क्षारीय होता है। और जब उससे हम ब्रश करते हैं तो मुंह अर्थात दांत की अम्लीयता, जो मुंह की अम्लीयता होती है उसको दूर कर देता। क्यों? क्योंकि लार मुंह में क्या होता है? लार होता है, और लार का पीएच मान कितना होता है? 5.5। तो लार अम्लीय, अर्थात रात भर में पूरा मुंह अम्लीय हो गया, दांत उत पर परत चढ़ गई। अब सुबह जैसे ही उसको क्षारीय से रगड़ेंगे ना तो अम्ल क्षार अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, और जल बना देगा, तो मुंह पूरा एकदम फ्रेश एकदम होता हुआ हमें नजर आएगा। तो टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए अगले प्रश्न। क्या पूछा गया? और 14 नंबर प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताइए, पीएच मान पढ़ना है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है, 10.5 होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न आ जाइए। निम्न में कौन विद्युत संयोजी यौगिक है? जल्दी से बताइए, विद्युत संयोजी यौगिक। तो क्लोरीन जहाँ रहेगा और सोडियम रहेगा वो सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, अर्थात नमक है जो विद्युत संयोजी यौगिक है। तो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। चलिए 16 नंबर, हंसे हैं कभी? गैस छूटने, लाफिंग गैस, कोई पिक्चर वगैरह हम देखते होंगे, गैस एक छोड़ दिया जाएगा तो लोग हंसने लगेंगे और हंसते हंसते मर भी जाएंगे, इसीलिए उसमें एक लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? N2 होता है, SO2 होता है या O2 होता है या N2O होता है? तो N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड। और ये SO2 है जो सल्फर डाइऑक्साइड, इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है किसके कारण? SO2 के कारण। ठीक है, और O2 ऑक्सीजन हो गया, N2 नाइट्रोजन। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। अगले प्रश्न 17 नंबर, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है? देखिए ना, ओजोन O3 होता। अब बताइए ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना है? 1 2 3, तो नहीं नजर आ रहा 3, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न, चलिए सर क्या दिया? कार्बन की संयोजकता। देखिए कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 4 हो गया, कार्बन की परमाणु संख्या 4 हो गया। ठीक है, चलिए ये कार्बन का संकेत सी हो गए। परमाणु संख्या इसका कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी संयोजकता, और पूछा क्या संयोजकता। तो कार्बन है जो 6 में है, तो परमाणु संख्या 6 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 हो गए। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लेगा और ना ही देगा, तो ये उदासीन रहेंगे, ये क्या रहेंगे, उदासीन रहेंगे। अब तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता ही पूछ रहा है ना, कार्बन की संयोजकता क्या हो गया, 4 हो गया, 18 कंप्लीट। चलिए 19 नंबर प्रश्न आ जाइए, 19 आइए, निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है, तो बताइए। वर्ग, आवर्त, आवर्त सारणी की पहले हम कुछ बेसिक आपसे जानकारी के ले लें। तो आवर्त सारणी, देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कौन किया, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले की, ठीक है। और ये किए कब, 1913 ईस्वी में। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है और वर्ग या समूह की संख्या कितनी है, तो आवर्त समूह, आवर्त 7 और वर्ग 18, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जो वर्ग 18वां है, जो वर्ग 18वां है, उसे ही अक्रिय या उसे ही उत्कृष्ट, अक्रिय या उत्कृष्ट तत्व कहा जाता है। और वर्ग 18वां में है कौन कौन, कौन कौन शामिल है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। रेडिक टेबल हमारे सामने है, आप भी अपने कमरे में सामने ही लगा करके रखिए। तो अब जल्दी से बता दीजिए उत्कृष्ट कौन सा हो गया, आयोडीन है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, आर्गन है, तो आर्गन है, ये सी हमारा सही हो गया। चलिए 20 नंबर प्रश्न, चलिए 20 नंबर फिर से पूछा, अक्रिय, अक्रिय, अक्रिय तो क्या होता है, अभी हम बोले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, जेनन और रेडन। अब बताइए अक्रिय तत्व कौन से है ना जी, हीलियम है ना, वर्ग कै में, वर्ग 18 में, वर्ग 18 में, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 20 के बाद 21, चलिए 21, चलिए किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता, अर्थात देखिए जौन से जीव में रक्त की मात्राएं नहीं होगी, क्योंकि रक्त तो हेमोग्लोबिन में ही पाया जाता है, मतलब रक्त में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इसमें मक्खी हो जाएगा सही आंसर, मक्खी में हेमोग्लोबिन नहीं होता, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। चलिए आइए 22 नंबर प्रश्न, आइए क्या पूछा जा रहा, हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो गई तो उससे कौन सा रोग होगा, मधुमेह रोग, पीलिया रोग, एनीमिया या डायरिया। तो मधुमेह की कमी से हेमोग्लोबिन के कमी से एनीमिया रोग होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, और जबकि हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, 23 नंबर आइए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशियां या दिल की कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 23 नंबर। चलिए 24 में चलिए सर, 24 में क्या करा, हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, या इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से बताइए इसका हार्मोन स्रावित कहाँ से होगा, ऑप्शन ए सही होंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि से। चलिए आप सबको टेस्ट सीरीज देने में अच्छा लग रहा है ना, कमेंट आप सब लोग अवश्य कीजिएगा, कमेंट आप सब लोग अवश्य कीजिएगा, आपके कमेंट से ही ऊर्जा मिलेगी हमें। चलिए किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, जनक के शरीर से क्या निकलती है, कलिका निकलती है, बायो के खतरनाक प्रश्न। चलिए बताइए तो इसका जल्दी जल्दी से 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न बताइए क्या कह रहा, किस प्रकार के जनन से जनन की कलिका निकलती है। देखते नहीं चना है वो, चना जब या गेहूं, ठीक है, तो देखते हैं जब इससे बीज से जब निकलता है तो इसी से निकलता है ना, चना और गेहूं से ही ना निकलता है, बीजों से, तो उसी के ना जनक के शरीर से ही ना तना या कलिका निकल रहा, उसको हम सब मुकुलन कहते हैं, उसको हम सब क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। जैसे चना बोला जाता है ना फुला के खाना चाहिए, ठीक है, मुकुलन कहते हैं। चलिए 26 नंबर आई, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर अंडाशय,
उसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाए। प्रश्न 27, 32 तक है प्रश्न। अपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले दो जनक पौधे को मेंडल, अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? ये मेंडल जो हो गए अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? अपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले दो जनक के पौधे को मेंडल ने क्या नाम दिया तथा उन्हें किस अक्षर से संकेत किया था? तो उसे जनक पीढ़ी पी से संकेत किया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए फिर से मेंडल पे ही है 28 में। मेंडल का एक संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी में जीन प्रारूप अनुपात क्या पाया गया था? 3:1 था, या 9:3:3:1 था, या 1:2:1 था, या ये थे। तो जो F2 पीढ़ी के प्रारूप थे उसमें 1:2:1। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न, फटाक से बताइए सर, फटाक से बताइए। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम मुख्य स्रोत क्या? ग्रह, सूर्य, चंद्रमा या कोयला? तो जो अंतिम मुख्य स्रोत वो सूर्य है ना, सूर्य से ही ना हमें ऊर्जा मिलती है जीव जंतुओं को। तो ऑप्शन सी सही हो जाए। 30, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, या किसी भी दिशा में नहीं होता। तो जो भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह वो एक दिशीय होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31, क्या कह रहा? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? DDT, कागज, वाहित मल, या इनमें से कोई नहीं। क्या दिया? नवीकरणीय, जिससे बार बार ऊर्जा मिले, नवीकरणीय। अनवीकरणीय, वही न दिया है, अनवीकरणीय, सही है ना? अनवीकरणीय पदार्थ तो कौन होंगे? जल्दी से सोचिए। तो DDT है जो अनवीकरणीय पदार्थ इसमें लिया। 32 आ जाइए, लास्ट प्रश्न सीरीज 2 का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? जमीन के अंदर कौन जल होता? नदी वाला ऊपरे होता, कुआं, तालाब वाला ऊपरे होता, समुद्र ऊपरे होता, कुआं ही है जो नीचे है ना। तो भूमिगत जल मतलब जो भूमि के अंदर हो। तो कुआं तो भूमि के अंदर से ही जल निकाली जाती है कुआं से, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। चलिए टेस्ट सीरीज दूसरा भी आप सब लोग ने ज्वाइन किए। मैथ के लिए पूरे बीबीडी गाइड का वीडियो दिया गया, आप जा करके एकदम लगातार वीडियो को देख लीजिए। पूरी बीबीडी गाइड से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैथ में भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साथ में 8 बजे शाम से अवश्य जुड़े। और लाइव क्लास से उसमें डायरेक्ट आपके प्रश्न चैप्टर बाय चैप्टर आपके चल रहे हैं, एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो रहा, तो उसे आप सब लोग जुड़ना ना भूलें। चलिए क्लास में जुड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद।